Hey guys, my name is Mahendra Singh Rathore and I am from HS Defense and Civil Service Academy. Environmental Science के सब्जेक्ट को ही हम टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्रीन हाउस गैसेस पर हमने वीडियो बना लिया है, उस पर चर्चा कर लिया है। आज हम लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की हिस्ट्री पे बात करेंगे, उस पर किए गए प्रयासों पर बात करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, वो क्या काम कर रही हैं, इस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, इस पूरे टॉपिक को हम लोग एक्सप्लेनेशन फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। नए बच्चों से मेरा आग्रह है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफाई हो जाए। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर शेयर ज़रूर करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी पर आपको इस वीडियो को शेयर करना है। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आई होप आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे एंड मेरे मनोबल को, मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे और फ्री एजुकेशन रिवॉल्यूशन में मेरा सपोर्ट करेंगे। चलिए अब इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की जो पूरी हिस्ट्री है हम उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और कार्बन क्रेडिट और ट्रेडिंग पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में सबसे पहले जोसेफ फूरियर ने 1824 में बताया और ग्रीन हाउस शब्द का प्रयोग सबसे पहले, ये एक्चुअल में देखिए वन लाइन फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा है। एक्सप्लेनेशन के साथ तो हमें काम करना ही है। देखो मेंस में लिख पाओ आप, ये काम तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, उसको कंप्लीट तो करेंगे, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले जो शब्द प्रयोग किया गया था ग्रीन हाउस प्रभाव, वो 1901 में नील्स गुस्टफ एकहोम ने किया था। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग 1901 में हुआ था। जोसेफ फूरियर के द्वारा दिए गए साक्ष्यों का समर्थन फिर बाद में, देखो 1824 में जोसेफ फूरियर ने जो है यहाँ पर इस प्रभाव के बारे में बताया। अच्छा, इसका नाम अभी तक किसी ने रखा नहीं है, ध्यान रखिएगा। 1901 में इसका नाम नील्स गुस्टफ एकहोम ने दिया था। ठीक है, अब 1824 के बाद में जोसेफ फूरियर के साक्ष्यों का समर्थन करने के लिए 1827 और 38 में क्लाउड पाउलेट आए, उन्होंने समर्थन किया और फिर ग्रीन हाउस प्रभाव का अच्छे से कारण जो है यहाँ पर जॉन टिंडल ने बताया 1859 में, 1859 में। इसके बाद स्पष्ट आंकिक जानकारी जो है वो स्वांटे आरेनियस ने 1896 में दी। ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि फॉसिल्स फ्यूल, मतलब प्रॉपर कारण बताया कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है और वो किसकी वजह से होता है, फॉसिल्स फ्यूल को जलाने की वजह से होता है। ये मुख्य कारण है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, ये इन्होंने बताया। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो जलवाष्प और CO2 द्वारा अवशोषित ऊष्मा या ताप या इंफ्रारेड रेडिएशन को सोखने की वजह से पृथ्वी की तापमान में वृद्धि हुई है, उन्होंने ये बताया है। इसे ही ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। इसे ही वायुमंडलीय CO2 सांद्रता या ताप के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर के बीच में संबंध बताया। तो यहाँ पर जो हमारे स्वांटे हैं, ठीक है ना, स्वांटे आरेनियस, इन्होंने इतने सारे तथ्य रखे, अपने इतने सारे कारण रखे। यहीं उन्होंने ये भी बताया कि CO2 के पास में दोहरी अवशोषण क्षमता होती है जिससे 5 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अकेले CO2 ही बढ़ाती है। इन सभी थ्योरियों को 1987 तक नहीं माना गया, लेकिन 1940 में लॉन्ग वेवलेंथ को नापने के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यंत्र का डेवलपमेंट हुआ, जिससे यह साबित हुआ कि CO2 रेडिएशन को अवशोषण करने में सक्षम है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवशोषण करती है और जलवाष्प CO2 की तुलना में अलग प्रकार से रेडिएशन का अवशोषण करती है, ये भी बताया। अब इसके बाद
1950 में यह पता चला कि CO2 का जीवन काल लगभग 10 साल होता है, जिसमें महासागर भी CO2 का सिर्फ 1/3 भाग ही अवशोषित कर पाता है, जिससे महासागर का अम्लीकरण की जो समस्या है, अम्लीकरण खारापन बढ़ रहा है और जिससे कई प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो जितने भी सी लेवल हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, महासागरीय लेवल बढ़ रहा है, पानी गर्म हो रहा है, ठीक है, जितने भी तटीय क्षेत्र है वो डैमेज हो रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जितना भी बर्फ़ है वो पिघल रहा है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या की वजह से ही। अच्छा, इसके बाद में धीरे धीरे गैर सरकारी संगठन, पर्यावरण NGOs जो हैं, ठीक है, NGOs कॉल्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या की वकालत करने के लिए आए। अब यह समस्या मीडिया के लिए गर्म समाचार बन गया था। देखिए, पहले 1987 के पहले तक 85 तक इस समस्या को किसी ने प्रॉपर तरीके से समझा नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसेस या इफ़ेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है, प्रॉपर तरीके से उसको समझा नहीं। लेकिन 1976 में स्टीफन स्रेंडर ने ग्लोबल वार्मिंग पर भविष्यवाणी किया और बहुत बड़ी समस्या इसको बताया। फिर दुनिया ने इन्हें अग्रणी ग्लोबल वार्मिंग विशेषज्ञ में से एक बना दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि पहले ही समाचार एजेंसियां ग्लोबल वार्मिंग को जो है विश्व में समस्या को उठा चुकी थी। और इसी के साथ स्टीफन स्रेंडर भी एक विश्वव्यापी नेता के तौर पर सामने आए, जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की जो है एक वकालत की। अब 1988 में यह माना गया कि 1980 की तुलना में जलवायु गर्म हो रही है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव सिद्धांत का नाम दिया गया। अब इनके लिए देखिए यूनाइटेड नेशन यहाँ पर अभी भी खड़ा हुआ है ना। फिर इसके लिए UNEP दैट इज़ कॉल्ड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो कि 1972 में कार्यरत हुआ। यह एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है जिसका मुख्यालय नैरोबी में है। इसका काम है पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करना है। अब यहाँ पर इसने UNEP ने WMO के साथ में मिल कर के दैट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन, जो कि 1950 से कार्यरत है, इन दोनों ने मिल कर के IPCC का गठन किया। IPCC के बारे में मैंने बोला था आपको मैं कि बहुत डीपली मैं बात करूँगा। ये हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है और जिसे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल कहा गया। इसके कुल सदस्य 195 हैं। इसका कार्य है खासतौर पर जो कि UNEP और मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत करना है। इसका मेन कार्य है जलवायु परिवर्तन पर नियमित वैज्ञानिक आकलन देना, ठीक है, जोखिमों से अवगत कराना और उसका समाधान को बताना। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अगर तौर पे बात करूं मैं आपसे, तो यहाँ पर IPCC ने बहुत अच्छे लेवल पर काम किया है। हर साल वो रिपोर्ट पर्टिकुलर एक जोखिम भरे मुद्दे पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी है, जिसको UNEP ने यूनाइटेड नेशन के द्वारा अपनाया गया है। उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के लिए पॉलिसीज़ बनाई हैं, ठीक है, जिनमें यहाँ पर बहुत ही अच्छा और उम्दा काम हुआ है। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो हुए हैं वहाँ पर भी IPCC कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में UNEP के रूप में इन्वॉल्व है। अब अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तौर पर ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य योगदान है, ठीक है, जिसको कम करने के लिए कई समझौते किए गए, कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते और प्रयासों की आवश्यकता भी है हमें, ठीक है। यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015, वियना सम्मेलन 1985, किगाली एग्रीमेंट 2019, इन सभी को हमने देखा है। अब ग्रीन हाउस गैस के विरुद्ध राष्ट्र, राज्य और निगम और व्यक्तियों को व्यक्तिगत तौर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल विश्व का प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992
1992, 9 मई 1992 को प्रपोज्ड हुआ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी के तौर पर। सिग्नेचर जो है वो अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए, जो कि 3 से 14 मई 1992 में हुए। और इस ट्रीटी को क्रियान्वित या फोर्स में 24 मार्च 1994 को 1994 में किया गया। इसके टोटल मेंबर 197 है। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज के तौर पे देखा जाए तो अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश बोली जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस को कम करना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी इसी तरीके से है 1987 में। ठीक है, दिसंबर 16 1987 में जो है इसको फोर्स में लाया गया। उद्देश्य इसका यही था कि ओजोन संरक्षण को बढ़ावा देना, CFC पर प्रतिबंध लगाना। इसी तरीके से वियना सम्मेलन आया था। वियना सम्मेलन जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य अपरूप है। सबसे पहले वियना सम्मेलन आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का समर्थन इसने किया है। ठीक है, उद्देश्य ओजोन संरक्षण, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन संरक्षण पर एक कहीं ना कहीं इंडिकेशन था, जिसे बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तौर पर लागू किया गया। हालांकि इस प्रकार कई समझौते किए हैं, कई समझौतों पर सामाजिक और राजनीतिक बहसें भी हुई हैं। ठीक है, जिनमें अगर देखा जाए तो ये समस्या राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे विकसित देशों में इन समझौतों को कुछ जगह नकारा गया है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोप, ये लोग क्योटो प्रोटोकॉल को या फिर कई ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को उत्सर्जन करने में जो बाउंडेशन, जो प्रतिबंध लगाया गया है, उन पर इन्होंने कहीं ना कहीं ऐतराज़ जताया है। जैसे कि चीन कहता है कि चीन की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन क्षमता कार्बन की, जैसे कार्बन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चीन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अमेरिका से 5 गुना कम है। इसलिए चीन को किसी भी बंदिश में ना रखा जाए, ऐसा इनका कहना है। और उसी तरीके से जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ये कहा है कि विकसित देश कार्बन उत्सर्जन करके विकसित हो चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत उत्सर्जन किया है और आज विकासशील से विकसित हो चुके हैं। अब वो अनडेवलप्ड हैं, विकासशील भी नहीं है, उनकी अर्थव्यवस्था ठीक से खड़ी भी नहीं हुई है, और आप लोग यानी कि यूनाइटेड नेशन या एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सडनली आकर के बोले कि आप लोग ग्रीन हाउस गैसेस जो है प्रोड्यूस करना बंद कर दें, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उस टाइप की उसको बंद कर दें, तो हम लोग कैसे विकसित होंगे, ये अनडेवलप्ड कंट्रीज़ कहती है। ठीक है, इनमें सेम स्टैंड्स इंडिया का भी यही है। कहीं ना कहीं इंडिया ने भी इस चीज़ को नकारा, लेकिन इंडिया इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में कार्बन को या कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस नहीं करती है। इंडिया एक विकासशील कंट्री है। अब यहाँ पर इस चीज़ का समाधान करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल के तौर पर एक चीज़ और रखी गई कि कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करने का एक कोटा तैयार किया जाए। कोटा यानी कि हर एक व्यक्ति को लिमिटेड कार्बन, हर एक व्यक्ति यानी कि हर एक कंट्री को लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्सर्जित करने का एक दायरा तय किया जाए। इसमें विकसित देश जो है वो अगर अपने लिमिटेड दायरे को अगर कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर वो क्या कर सकते हैं कि जो अनडेवलप्ड या विकासशील देश है जिनके पास कार्बन डाइऑक्साइड का कोटा बाकी है, वो उससे उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन का व्यापार करना। और जिसके पास कार्बन होती है, कार्बन का कोटा बचा हुआ होता है, उसको कहते हैं उस कंट्री के पास कार्बन क्रेडिट। ठीक है, तो वो कार्बन क्रेडिट जो है वो विकसित देश जो है खरीद लेता है। ठीक है, जिससे विकासशील देश अपने कार्बन कोटों के थ्रू अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। अब यहाँ पर जिससे कार्बन ट्रेडिंग में एक बल मिलता है। ठीक है, देखा जाए तो ये कोई सॉल्यूशन तो एक तरह से ये हो गया कि किसी चीज़ के लिए हमने मना कर दिया कि आपको ये नहीं करना, लेकिन अगर आपको करना है तो आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। ये वैसी ही सिचुएशन है, समझिएगा। जैसे कि एक कंपनी है, मान के चलो भारत की कंपनी है। ठीक है, भारत एक विकासशील देश है। अब यहाँ पर एक अमेरिका कंपनी है, तो अब एक कंपनी जो अपनी लिमिटेड या अपनी लिमिट के हिसाब से
एक कंपनी जो अपनी लिमिट के हिसाब से कार्बन पैदा कर सकती है, ना कम ना ज़्यादा। अब यदि वह कंपनी जिसके पास कार्बन क्रेडिट है वह कार्बन का कम उत्पादन करके कार्बन क्रेडिट को बढ़ा सकती है और अपना कार्बन किसी और कंपनी को बेच सकती है, तो वो क्या करेगी, इस कार्बन क्रेडिट को किसी अन्य विकसित कंपनी को बेच देगी, क्योंकि विकसित कंपनी मतलब जिसको रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाली जो कंपनी है वो इस टाइप की कंपनी में निवेश करेंगे और उस कार्बन को खरीद लेंगे। तो उस कार्बन को खरीदना मतलब कार्बन को क्रेडिट कर लेना, ठीक है। इस कार्बन को खरीदना बेचना ही कार्बन ट्रेडिंग कहलाता है और इस पर मैं बहुत ही एक्सप्लेनेशन फॉर्म में एक वीडियो बनाऊंगा, सो प्लीज़ आप उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक ये समस्या थी जिसमें मुझे आपसे डिस्कशन करना था। सो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को, और जिनने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर ज़रूर शेयर करिए। एचएस डिफेंस एकेडमी को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे मनोबल को बढ़ाइए, और मोटिवेशन आप लोग हो मेरा। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे फ्री एजुकेशन रिवॉल्यूशन के मिशन को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह राठौड़, जय हिंद।